बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, 75 साल हो गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनते साथ ही एक जुमला जो कहा गया कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है और 75 साल हो गए। ये जुमला सुनते हुए कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की कि मुल्क को इस नाजुक सूरत हाल से निकाल कर तरक्की की शाहराह पर चढ़ाया जाए। हम देखते हैं कि इन 75 सालों में कौन कब किसके लिए इस्तेमाल हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। बदकिस्मती से जब उनकी मौत हुई तो उसके बाद ये मुल्क सियासी अफरा तफरी का शिकार हुआ। लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद और ज़्यादा सियासी अफरा तफरी बढ़ी। मोहम्मद अली बोगरा जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनकी काबीना में वज़ीर दफ़ा बनाया गया एक हाज़र सर्विस जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान को। यहाँ से पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की एंट्री शुरू हुई। फिर ये बात बढ़ते आज तक यही मामलात चल रहे हैं। भुट्टो से लेकर इमरान खान तक जितने भी लोग इक़्तिदार में आए, उन्होंने ताकतवर लोगों की खुशनुदी के लिए क्या क्या पापड़ बेले, किस किस तरह की खुशनुदी हासिल की। हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल अपनी किताब अपना गिरबान चाक में लिखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिकंदर मिर्ज़ा तक कैसे रसाई हासिल की। वो लिखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सरदार अब्दुल रशीद मरहूम के ज़रिए उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा तक रसाई हासिल की। वो सिकंदर मिर्ज़ा के किचन में मुर्गियाँ बेचते होते थे खाना बनाने के लिए। फिर राह रस्म जब बढ़ी तो सिकंदर मिर्ज़ा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी काबीना में लिया। जब सिकंदर मिर्ज़ा पर बुरा वक्त आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिकंदर मिर्ज़ा से आंखें फेर ली। डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि आपने उनसे आंखें क्यों फेर ली, तो उन्होंने कहा कि कहीं जनरल अयूब जो सदर पाकिस्तान बन गए थे उस वक़्त, कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाएं, मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। उसके बाद जुल्फ़िकार अली वो ये भी लिखते हैं, ये तो एक उर्फ़ आम है, एक आम लोगों को भी पता है, नाज़रीन आपको भी पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब ख़ान को डैडी भी कहा करते होते थे। जब जनरल अयूब पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जनरल अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की तेज़ और तुंद तकरीर की। हैदराबाद जो कराची में वाक़या है वहाँ पर भी उन्होंने तकरीर की। ये जस्टिस जावेद इकबाल अपनी किताब में भी लिखते हैं। भुट्टो इस मुल्क के सदर बनते हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ जब भुट्टो को हटाकर इक़्तिदार संभालते हैं तो फिर वहाँ से एक नई सियासी गेम शुरू होती है जो इस वक्त तक हमारे मुल्क में जारी है। सियासतदान ताकत का मरकज़ एक ही है। ये 47 से लेकर आज तक 75 साल हो गए हैं। एक ही मरकज़ है और वो मरकज़ है GHQ एस्टेब्लिशमेंट। हमारे सियासतदान ताकत के मरकज़ के गिर्द घूमते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। कभी कि कोई नहीं सोचता कि इस मुल्क को तरक्की की शाहराह पर लेकर जाएं। हम आपस में जो हमारे मसाइल हैं तमाम सियासतदान मिलकर ये मसाइल हल करें। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक चली। उस तहरीक को बाद में नफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया गया। उस तहरीक के सरबराह मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के वालिद मोहतरम थे मुफ्ती महमूद, उसको लीड कर रहे थे। अहमद शाह नूरानी भी उसमें शामिल थे और भी बहुत सारे दीगर लोग थे। उसमें उस तारीख को 9 सितारा के नाम से जाना जाता है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो उसके बाद ज़ियाउल हक़ इक़्तिदार में आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो फांसी के फंदे पर लटकाते हैं। उसके बाद एक नई पाकिस्तान की सियासत में एक नया खेल शुरू हो जाता है। कुछ अरसे के बाद ज़ियाउल हक़ इस मुल्क में गैर जमाती बुनियादों पर इंतख़ाबात करवाते हैं, जिसकी बुनियाद पर पीर ऑफ पगाड़ा
जो मौजूदा पीर पगाड़ा है इनके वालिद मोहतरम, उनकी मुदाखलत पर सिंध से मोहम्मद खान जिनज्जो को वज़ीर बनाया जाता है। मोहम्मद खान जिनज्जो को इक़्तिदार से हटने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ जो उसकी वजह बनती है वो है ओजड़ी कैंप। इस पर एक सिंधड़ी से ओजड़ी तक एक किताब भी लिखी गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें जब मोहम्मद खान जिनज्जो को हटाते हैं तो उसके बाद मुस्लिम लीग, जो उस वक़्त जिनज्जो के नाम से नहीं थी, मुस्लिम लीग के नाम से थी, तो वो तो मोहम्मद खान जिनज्जो उसके सरबराह होते हैं। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद होटल में एक कन्वेंशन होता है, तो उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह मोहम्मद खान जिनज्जो को मुस्लिम लीग की सदारत से हटाकर ख़ुद उस पर फायज होते हैं, वो एक अलग कहानी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब पंजाब के वज़ीर आला होते हैं, उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट होती है, तो जनरल ज़ियाउल हक पंजाब जाते हैं। तो फिर वो एयरपोर्ट से जब वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। उसके बाद नवाज शरीफ वहाँ पर पंजाब के ताकतवर वज़ीर आला बनते हैं। फिर जब ज़ियाउल हक का त्यारा हादसा में जहाँ बाग होते हैं, उसके बाद इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात की सूरत में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है। जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग को पीपल्स पार्टी तमगाए हुस्न जमहूरियत भी देती है कि इन्होंने जमहूरियत की जो है हिफाजत की है। उसके बाद 18 माह के बाद स्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलता करती है। उसके बाद फिर IGI बनती है, वो भी जनरल हमीद गुल उसको बनाने वालों में शामिल थे। ये भी बात किसी से टक्की छुपी नहीं है कि कौन किसके लिए इस्तेमाल हुआ। नवाज शरीफ बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए और उन्हें इस्तेमाल करने वाले कौन थे? हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं तो थोड़ा अर्सा वो इक़्तिदार में रहते हैं। ग़ुलाम इसहाक़ खान के साथ उनकी अच्छी नहीं गवर्नमेंट जाती। ग़ुलाम इसहाक़ खान उनके ख़िलाफ़ असम्बलियाँ डिज़ाल्व करते हैं, उन्हें घर भेज देते हैं। उसके बाद फिर बेनज़ीर आती है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आती है। उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आती है, लेकिन वो मूवमेंट नाकाम होती है। उस वक़्त ये हॉर्स ट्रेडिंग की जो आजकल इस वक्त जो इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, ये उस दौर में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी बेनज़ीर के ख़िलाफ़। जब पहली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई थी तो उस वक़्त MQM, जो इस वक्त भी MQM है, बेनज़ीर के साथ थी। लेकिन जब अदम एतमाद आती है तो वो MQM हुकूमत से लादा होती है। लेकिन ज़रदारी का एक उस वक्त तारीख़ी जुमला, ये किताब में भी लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि MQM अलहदा हो गई, लेकिन हम इस तारीख़ के अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। फिर ये हुआ कि आज सिंध हाउस में MNA मौजूद हैं, लेकिन उस वक़्त बलूचिस्तान हाउस में रखे गए थे। कुछ MNAs को आफ्ताब शेरपाओ जो खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त सूबा सरहद होता था, उसके वज़ीर आला थे, वो कुछ MNAs को यहाँ से लेकर स्वात चले जाते हैं और तमाम लोगों की रसाई उन तक जो है ना वो बंद हो जाती है, वो उनसे मिल नहीं पाते। फिर ये नतीजातन ये होता है कि वो तारीख़ अदम एतमाद नाकाम होती है। कहने वाले ये कहते हैं कि उस तारीख़ अदम एतमाद की नाकामी के पीछे ज़रदारी का हाथ था और उन्होंने उस वक्त भी बेदरेग पैसा इस्तेमाल किया। कुछ अर्से के बाद असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो घर चले जाते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आती है, मुस्लिम लीग नून की, और वो हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत से आती है। लेकिन नाज़रीन, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उन पर खपत सवार होता है अमीरुल मोमिनीन बनने के हवाले से। वो एक असम्बली में करारदाद पेश करते हैं अमीरुल मोमिनीन बनने के हवाले से। इस वक्त जो उस वक्त सेनेट के चेयरमैन इस वक्त वसीम सज्जाद अपनी किताब में लिखते हैं कि किस तरह उन्होंने उन पर खपत सवार हुआ। जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद अहमद कसूरी ये कहते हैं कि मैं उस वक्त मैंने उनकी मुखालफत की। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने उस वक्त उनकी मुखालफत की थी और इससे अलहदा भी हो गया था मैं। फिर ये हुआ कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी नहीं बनती, वो उन्हें घर भेज देते हैं। मुशर्रफ इक़्तिदार में आता है तो मुशर्रफ के साथ नए लोग आते हैं। नए लोग कौन आते हैं? वही खुशूदी हासिल करके इक़्तिदार में आते हैं। गुजरात के चौधरी जो आज भी मुस्लिम लीग काफ के नाम जो जमात बनी हुई उसके सरबराह हैं, 5 सीटें हैं, लेकिन वो इस वक्त भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये इक़्तिदार में आते हैं।
ایک اقتدار میں آنے کے بعد 2008 تک ان کا اقتدار رہتا ہے۔ یہی پرویز الہی اس وقت جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم 30 دفعہ، ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار 4 بار نہیں، بلکہ 30 دفعہ جنرل مشرف کو وردی میں صدر منتخب کروائیں گے۔ 2008 میں محترمہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی جو حکومت بنتی ہے اس میں مسلم لیگ، کاف، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم، بہت ساری جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ 5 سال جس طرح زرداری صاحب نے گزارتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے داستان ہے کہ وہ صدر ہاؤس میں بیٹھ کر انہوں نے کس طرح کیا کیا گل کھلائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل کیانی جب ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو ایک علیحدہ سا کہانی ہے، وہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آتی ہے۔ ناظرین، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت ایک میمو گیٹ ہوا تھا، تو اس میمو گیٹ میں یہی نواز شریف استعمال ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور استعمال کرنے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ۔ نواز شریف کو کالا کوٹ پڑھایا گیا اور وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے میمو گیٹ کے خلاف۔ پھر 2013 میں انتخابات ہوتے ہیں، تو نواز لیگ اقتدار میں آتی ہے، نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ اس عرصے میں زرداری صاحب ایک بیان دیتے ہیں، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس بیان کے بعد پھر ایک اور کہانی ہے کہ وہ دبئی چلے جاتے ہیں، وہ بھی استعمال ہوئے زرداری صاحب۔ کس کے خلاف؟ نواز شریف کے خلاف۔ یہ سیاستدان ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اور انہیں استعمال کرنے والی کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ، ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ۔ یہ ہمیشہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ 2018 سے پہلے عمران خان کے پاس 33 سیٹیں ہوتی تھی، لیکن جب 2018 میں انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ایک جس طرح اس ملک میں انتخابات ہوتے ہیں وہ سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے، رزلٹ دیر سے اناؤنس ہوتے ہیں۔ پھر مختلف جماعتوں کے لوگ، کچھ آزاد لوگ اور کچھ مختلف جماعتیں ہیں، پی ایم ایل کیو، ایم کیو ایم، جی ڈی اے وغیرہ بنتی ہے، عمران خان کو اقتدار میں لایا جاتا ہے۔ 3.5 سال عمران اقتدار میں گزرتے ہیں، ایک نئی پاور گیم شروع ہو جاتی ہے جس میں ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، 75 سالوں سے آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ نہ ہمارے سیاستدان، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ماضی میں غلطیاں کی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہمارے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ غلطیوں کے حمالیہ پر بیٹھے ہیں۔ یہ ابھی 23 مارچ جو کل آنے والا ہے، یہ اس قوم کو ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کرتا درتا قوم سے معافی مانگیں کہ ہمیں جو آئین نے ڈومین دی تھی، جو حدود و قیود دی تھی، ہم اس سے باہر نکل کر کام کرتے رہے، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی۔ ہمارے سیاستدان بھی معافی مانگیں قوم سے، یہ مل کر پوری قوم سے معافی مانگیں کہ ہم ان کے ہاتھوں کھیلتے رہے، جس کی وجہ سے ملک نازک صورتحال، واقعی نازک صورتحال، یہ تو سیاستدان کہتے رہے کہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے، لیکن اس وقت ملک واقعی نازک صورتحال پر ہے، اور اس نازک صورتحال سے نکالنے کے لیے ہمارے سیاستدان قوم سے معافی مانگیں، وہ نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ایم کیو ایم ہو، عمران خان ہو، چودھری شجاعت ہوں، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کے چیف جنرل باجوہ ہیں، وہ یہ سارے قوم سے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم مل بیٹھ کر، ہمیں آئین نے جو ہماری حدود و قیود دی ہے، ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس آئین کے مطابق کام کریں گے، اس پاکستان کو ترقی کی شرح پر لے جائیں گے۔ یقین ہے کہ اگر یہ کام نیک نیتی سے وہ کریں تو ہمارا شمار طاقتور ملکوں میں ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔